जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का हिंदी बुक गद्य भाग का पहला चैप्टर। दोस्तों, पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। हालांकि दोस्तों, आपको जो है हमने हर चीज के बारे में बताया था, व्याकरण का सिलेबस भी बताया गया था आपको। अब जो है हम लोग दोस्तों व्याकरण का सिलेबस कुछ चैप्टर उसमें खत्म कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग जो है अब हिंदी का बुक स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी के बुक में दोस्तों हमने पहला चैप्टर आपको कंप्लीट कराया गया है और उसमें जो है आपको सेम टू सेम ऐसा ही नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। यहां तक कि आप जो है सिर्फ इतना सा ही लिखिएगा, इतना सा ही आप अगर लिख लेंगे तो आपको जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना ही पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में जो आपको पॉइंट मिलेगा ना, इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं मिल सकता है। बुक में इससे बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसमें एक और टॉपिक आता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये भी देखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इसके अलावा आपको बुक में और कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना हम टॉपिक लिखे हैं इसके अलावा आपको बुक में कहीं और कुछ नहीं मिलेगा। और इसलिए दोस्तों इसके माध्यम से आपको जो है बस आपको यही उतारना है। अंत में आपको समझा भी दिया जाएगा और इसी के माध्यम से आप पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। और हालांकि हाँ, ये ध्यान रखिएगा, चाहे तो हम ये जो है बाद में भी लिख सकते थे, एक एक करके लिख सकते थे, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आता। तो हमने एक साथ इसको लिख लिया ताकि आप भी इसे नोट कर लें और इसी आधार पे आपको पढ़ना है। चलिए दोस्तों, हम लोग बातचीत फर्स्ट गद्य भाग का है पहला चैप्टर बातचीत, उसी को हम लोग देखेंगे, जिसकी विधा है निबंध। और इसके निबंधकार जो है दोस्तों, देखिए, आप कोई भी चैप्टर अगर हिंदी में पढ़ते हैं सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग लेखक के परिचय बारे में पढ़ते हैं। यानी जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो निबंधकार, कहानीकार, जो साहित्यकार हैं, उनके हम लोग परिचय पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं परिचय भाई? क्योंकि देखिए, इससे आपका 3-4 बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव यहां से 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है। उसके बाद दूसरा फायदा यह है कि अगर आप किसी भी चीज का अगर सारांश लिख रहे हैं, इस चैप्टर का अगर सारांश पूछ दिया गया है तो वहां आपको ये काम आएगा। तीसरा फायदा यह है कि इससे आपका जो है ना बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो जाएंगे और स्वप्रसंग जब व्याख्या करेंगे उस समय भी आपको ये काम आ जाएगा। तो लेखक परिचय बड़ा ही जरूरी है और सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ते हैं। तो चलिए लेखक परिचय सबसे पहले इनका पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, ये जो है बातचीत हमारा निबंध है और निबंध और कहानी में क्या फर्क होता है वो भी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बातचीत के निबंधकार यानी लेखक जो है वो कौन है वो चीज देखिएगा। तो बातचीत के निबंधकार जो है वो है बालकृष्ण भट्ट। कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट, ध्यान में रखिएगा। और ये बालकृष्ण भट्ट जो है ना, बड़ा ही मतलब साहित्यकार में एकदम निपुण था, बहुत ही साहित्यकारों में लिखने में ये जो है एक्सपर्ट था। और जिस वजह से इसे जो है रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने इसे जो है हिंदी का एडिशन कह दिया, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे, देखिए, एडिशन वो वाला एडिशन नहीं जो कि फिजिक्स में है, ठीक ना। उस एडिशन का फिजिक्स में बहुत ज्यादा महत्व है, उसी तरह से हिंदी में इनका बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदी का जनक के रूप में इसे देखा जाता है। तो दोस्तों, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे क्या कहा? हिंदी का जनक। ध्यान में रखिएगा, सॉरी, हिंदी का एडिशन की तुलना कर दी इनसे। हिंदी का एडिशन किसे कहा गया है? तो भाई हिंदी का एडिशन जो है बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844। कब हुआ था भाई? 23 जून 1844। निवास स्थान कहां था? तो इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद निवास स्थान इलाहाबाद, जिसे हम लोग अभी प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद जो कि यूपी में है ना, यूपी में। उसके बाद मृत्यु देखिए इसका 23 जून 1844 में जन्म हुआ और इसका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को निधन हो गया इनका। 20 जुलाई 1914 को निधन। इनके माताजी का नाम पार्वती देवी था, माताजी पार्वती देवी। और पिता जो है बेनी प्रसाद भट्ट थे, बेनी प्रसाद भट्ट, ध्यान में रखिएगा। पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माताजी का नाम पार्वती देवी था। और इसे जो है बालकृष्ण भट्ट को रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी का एडिशन कहा गया। इतना आप ध्यान में रखिएगा बस। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इनकी रचनाएं को भी पढ़ते हैं, क्योंकि रचनाएं इसने जो की है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी समझ आ जाता है। देखिए, उपन्यास, सबसे पहले हम लोग उपन्यास देखते हैं। उपन्यास भी चीज होता है, जैसे देखिए, उपन्यास पे आधारित बहुत सारी मूवीज भी होती हैं। तो उपन्यास क्या चीज होता है? देखिए, एक टॉपिक ले लिया जाता है या फिर उसके बारे में पूरा कहानी के तौर पे एक किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। जैसे देखिए, 100 अजान एक सुजान, ठीक है, एक उपन्यास,
नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास, हमारी घड़ी, गुप्तवैरी, रहस्य कथा, सद्भाव का अभाव, ये सारा चीज आपका उपन्यास है, प्रमुख रूप से हमने लिखा है इसमें। उसके बाद है नाटक। नाटक जैसे देखिए ड्रामा जिसको बोलते हैं, है ना। तो नाटक जो है पद्मावती, शिशुपाल वध, बाल विवाह, चंद्रसेन, दमयंती स्वयंवर, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दमयंती स्वयंवर, सीता वनवास, मेघनाथ वध, ये सारा जो है क्या है, इनका नाटक है। ठीक। प्रहसन ध्यान में रखिएगा, ये दमयंती स्वयंवर, प्रहसन इनका रहा है। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सारे प्रहसन इनके रहे हैं। ये जैसा काम वैसा परिणाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पत्रिका, इनकी पत्रिकाएं देखिए, इन्होंने जो है बहुत सारी पत्रिकाएं भी प्रकाशित की है। उनमें 1877 में इसने जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो है निकाला था। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी में निकाला था। यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं और बनते रहेंगे यहाँ से। तो पत्रिका इसने जो जारी किया था, उस पत्रिका का क्या नाम था, हिंदी प्रदीप पत्रिका। तो पत्रिका जो कि 1877 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं इनके निबंध। निबंध इसने जो है 1000 से अधिक निबंध इसने लिखे हैं। 1000 से अधिक निबंध लिखे, सोच सकते हैं। और उसमें 100 गो जो है क्या रहे हैं, ये नहीं फ्लॉप होते आ रहे हैं, बल्कि 100 गो उसमें प्रसिद्ध भी हुए, ज्यादा अत्यधिक प्रसिद्ध है। सब तो सब जो है ठीक ठाक है, लेकिन 100 जो है ज्यादा फेमस है। उसके बाद इसने आलोचना, देखिए संयोगिता स्वयंवर जो है ना, श्रीनिवास दास जी की एक रचना है। श्रीनिवास दास जी की एक रचना है संयोगिता स्वयंवर, और उसकी जो है इसने संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हर स्टूडेंट यही समझता है कि संयोगिता स्वयंवर, क्योंकि इस चैप्टर का लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है, तो संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार भी बालकृष्ण भट्ट ही होंगे। लेकिन नहीं, देखिए इसका तब जुड़ाव क्या है इससे, तो इसने आलोचना किया था। इसका आलोचना का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ, मतलब उसमें अगर कुछ गलत है तो उसको बताना कि आपने ये गलत किया है, ठीक ना। जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं और वो गलत कर दिए, तो बोला जाता है आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये गलत लिख रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा अपशब्द या फिर कुछ चीज लिखा होगा जिस वजह से उसने उसकी आलोचना की, संयुक्ता स्वयंवर रचना की। और ये जो है लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है, ठीक ना। और ये जो है आलोचना जो किया था वो कब किया था, 1886 में इसने आलोचना किया था। ध्यान में रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना किसकी की थी, तो संयोगिता स्वयंवर की थी। तो और संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास की है। अब आपको कंफ्यूजन होगा, कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास। कैसे आप ट्रिक से पकड़िएगा, ये देखिए श्रीनिवास, श्री से देखिए ध्यान में रखिएगा, श्री से आप ऐसे श्री लिख सकते हैं, श्री, ये भी मतलब गलत है लेकिन श्री ऐसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 100, ये 100 आया ना, और यहाँ भी देखिए 100, ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप। एक यहाँ 100 आ गया और यहाँ एक 100 आ गया, तो ऐसे भी आप जोड़ दिए तो श्रीनिवास दास और यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर, तो ऐसे जोड़ के आप याद कर सकते हैं। उसके बाद बाकी ये तो नहीं मिलेगा भाई, देखिए दमयंती नहीं मिल रहा है ना, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अब समझते हैं हम लोग कहानी और निबंध में आखिर क्या फर्क होता है। कहानी और निबंध में क्या फर्क होता है, चलिए देखते हैं। कहानी जो होता है दोस्तों, देखिए पाठ की भूमिका, यानी पात्र की इसमें भूमिका होती है, कैरेक्टर होता है, हर कैरेक्टर का एक एक भूमिका होता है, ठीक है। जैसे देखिए आपको कहानी अगर बोला जाए तो बहुत सारी कहानियां रही है। जैसे मूवी आप देखते हैं तो मूवी क्या है, एक कैरेक्टर है, कहानी है, उसमें हर एक का एक काम होता है, हर एक पात्र रहता है। तो पात्र अगर किसी भी चीज में दिख जाए तो वो एक कहानी है। लेकिन निबंध क्या होता है, तो एक विषय पर चर्चा किया जाता है, कोई एक टॉपिक उठा लिया और उस पर पूरा विस्तार से एकदम मनगढ़ंत कहानी बना दी। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये क्या है, एक टॉपिक ले लिया और इसका पूरा विस्तार से चर्चा कर दिया, क्या है, निबंध है, ठीक ना। उसी तरह से इसमें जो है आपको बातचीत एक ले लिया, वाक शक्ति ले लिया और इसको पूरा एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल दिया आपको, तो ये क्या है, एक निबंध है। चलिए उसके बाद अब हम लोग पाठ को देखते हैं, यानी कि पाठ परिचय अब पढ़ते हैं। भाई पाठ में जो हम लोग किताब पढ़ेंगे 2-3 पेज का, उसमें क्या क्या निकलेगा आपका, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप। हम चाहे तो आपको जो है वो भी करा सकते हैं कि बुक भी आपको एक्सप्लेनेशन करा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, खामखा उसमें टाइम वेस्ट होगा। और इसे इस तरह से अगर आपको टॉपिक निकाल दिया जाए और टॉपिक निकाल के अगर आपको बता दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग जो है वाक शक्ति सबसे पहले पढ़ेंगे। वाक शक्ति क्या चीज होता है, देखिए ऐसा कहा गया है कि भाई जैसे मनुष्य जो है ना, मनुष्य को खाना पीना, पढ़ना लिखना, चलना फिरना, दौड़ना, सोना, ये सारा चीज जो है जीवन जीने का एक क्या है, जरिया है। यानी कि जीवन जीने के लिए जितना ये सब सारे चीज आवश्यक हैं, उतना ही जीवन जीने के लिए जो है वाक शक्ति अति आवश्यक है। अब ये वाक शक्ति क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, वाक शक्ति को ही बातचीत कहा जाता है, ठीक है। तो वाक शक्ति जो है, बातचीत यानी वाक शक्ति, ये हमें भगवान द्वारा दिया गया एक वरदान है। ये भगवान द्वारा दिया गया हमें एक वरदान है। और ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये जो वरदान दिया गया है ना, ये एक अद्भुत वरदान है। जिसके पास ये नहीं होता है ना, उसका तो मतलब जैसे गूंगा,
ठीक ना। अब उसके पास तो वरदान है ही नहीं ये वाक शक्ति का, बातचीत का, तो वो बातचीत कर नहीं सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे, और पूछता भी है कि अगर वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो देखिए दोस्तों, अगर वाक शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी सृष्टि, ये पूरा सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होता। मतलब जैसे आदिवासी लोग पहले करते थे, कोई चीज खाना पीना है ऊ करके, मतलब किसी तरह से जो है इशारा करके, चित्रात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, वो जो है भावना के रूप में, जैसे पानी पीना है तो ऐसे भावना दिया, ठीक ना। और कई सारी भावनाओं के रूप में वो जो है चित्र के रूप में, यानी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा वो जो है अपने आप को प्रकट करते थे। और यहाँ तक कि वो जो है अपने मन के गणंत को नहीं निकाल पाते थे, भ्रास को वो नहीं निकाल पाते थे। तो वाक शक्ति के जरिए, बातचीत के माध्यम से, एडिसन का मत यही है। यानी एडिसन का मत क्या है, एडिसन यानी कि यही हो गया भाई, देखिए एडिसन यानी, देखिए एडिसन किसको बोला गया है, तो बालकृष्ण भट्ट को बोला गया है ना। तो बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि बातचीत की शैली बताता है, क्या बताता है, बातचीत, वाक शक्ति क्या बताता है, बातचीत की शैली बताता है, बातचीत करने का तरीका बताता है वाक शक्ति का। और ये क्या है, हमारे पास एक भगवान द्वारा दिया गया वरदान है। उसके बाद देखते हैं रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो कौन था भाई, तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे 16 या फिर बहुत समय तक बात करने किसी व्यक्ति के साथ ना दिया जाए, तो उसका जो है मन कैसा हो जाएगा, बताइए। उसका मन जो है थोड़ा विचलित हो जाएगा, बहुत ज्यादा विचलित हो जाएगा। और वैसा ही एक नाम आता है रॉबिन्सन क्रूसो। और ये रॉबिन्सन क्रूसो जो था, इसने जो है ना, ये शिप पे रहे थे, शिप यानी बोल सकते हैं कि सैनिक होगा शायद, ठीक है। और ये शिप पे रहे थे और अकेले ही थे, ये पानी में शिप पे रहे थे। लेकिन उसको जो है ना, कहीं पे आदमी नहीं मिला था, बस अकेले था, किसी से बात भी नहीं सुना था, ना तो किसी को बोला था, क्योंकि किसको बोलेगा भाई, अकेले बैठा है ये, तो किसी का भी मुख नहीं देखा था। और 16 वर्ष के बाद जब शिप से निकले, तो 16 वर्ष के बाद उसने एक व्यक्ति का मुंह देखा था, फ्राइडे, ये संडे मंडे फ्राइडे नहीं, बल्कि उसने एक व्यक्ति का मुख देखा था 16 वर्ष के बाद। यहां से एक क्वेश्चन बनते हैं आपके कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख देखे, या फिर किसी व्यक्ति के मुख देखे, तो 16 वर्ष के बाद मुख देखे। किसके मुख देखे, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख देखे, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एडिसन का मत, एडिसन ध्यान में रखिएगा। एडिसन, एडिसन किसको बोलेंगे भाई, बालकृष्ण भट्ट ना। तो एडिसन का क्या मत है, बोलता है कि देखिए बातचीत जो होता है ना, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकता है। बिल्कुल सही है, असल बातचीत अगर आप करना चाहेंगे तो दो व्यक्ति के ही बीच होता है। मान लीजिए 4 फ्रेंड आपके जो है बातचीत कर रहे हैं, और उसमें आप गए और आपको किसी से बात करना है, रियल बात कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, आपसे जो है मिलना है और अकेले में आपसे बातचीत करना है, यही बोलते हैं ना। तो उसे जो है अकेले में ले जाते हैं और उससे जो है प्राइवेट वाली बात करते हैं कि भाई हमको आपसे ये चाहिए वो चाहिए, या फिर हम तुमको ये देंगे, या वो काम है, नोट्स वगैरह, जितना भी काम है। लेकिन असल बातचीत, रियल बातचीत जो होता है, वो दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे दो व्यक्ति, वो तो सामने भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर 3 आदमी के बीच वो बातचीत करेंगे तो अंगूठी में नग के समान होता है। कैसे नग के समान, देखिए अंगूठी जो है ऐसे होता है, एक अंगूठी, और इसमें जो नग होता है वो ऊपर जो रहता है, रिंग रहता नहीं, यही रहता ना, तो नग, देखिए अंगूठी में नग के समान, 3 व्यक्ति के बीच जो बातचीत होगा वो अंगूठी में नग के समान होगा। यानी बातचीत इतना लंबा है, इतना लंबा चौड़ा है बात जो है बहुत एकदम बड़ा सा कहानी है, लेकिन उसको एकदम छोटे से बात में बोल दिया जा रहा है, छोटे से बात में। 1 घंटा का बातचीत है और उसको 10 मिनट में निपटा दिया। तो ये बातचीत क्या हुआ, अंगूठी में नग के समान। लेकिन 2 आदमी रहेगा तो एकदम बड़ा मस्त खुलकर बात होगा कि नहीं। तो उसी बात अगर 4 आदमी रहे तो क्या होगा, देखिए 4 आदमी के बीच बातचीत जो होता है ना, वो फॉर्मेलिटी यानी संजीदगी भर हो जाती है, संजीदगी के जैसा। संजीदगी किसको कहते हैं, फॉर्मेलिटी किसको कहते हैं। देखिए जैसे होता है ना कि चार व्यक्ति है और उसमें बोल रहा है कि चलो तुम्हारा कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई, तो बोलता है हाँ बढ़िया बढ़िया चलो, लेकिन खुल के नहीं बोल पाता है, हाँ बढ़िया चल रहा है, नोट्स वगैरह नहीं बनाए, क्या करेंगे, नोट्स देता नहीं है, तो मतलब फॉर्मेलिटी, संजीदगी, यानी ऐसे ही फेंक रहा है पूरा एकदम, समझ में आ रहा है ना। तो फॉर्मेलिटी यानी संजीदगी जैसी बात हो जाती है 4 व्यक्ति के बीच। ऐसा खुल के कोई बात नहीं करते, पूरा खोल के जो है नहीं रख पाता किसी के सामने। खोल के पूरा कब रखते हैं, एकदम तब जब 2 व्यक्ति रहे स्पेशल, ठीक है। उसके बाद है 4 से अधिक व्यक्ति अगर आ जाए तो क्या हो, कैसे बातचीत होता है। 4 से अधिक व्यक्ति रहे तो देखिए बातचीत राम रमोल है। राम रमोल क्या होता है, हंसी मजाक वाला, कॉमेडियन बातचीत, ठीक है, विदूषक वाला बातचीत, यानी कुछ भी मतलब पूरा एकदम, ये भी हंस रहा है पूरा, कुछ भी बात पे हंस रहा है, हाँ, मतलब कुछ भी हंस रहा है पूरा एकदम, हा ही हमेशा चल रहा है ये राम रमोवल वाला बातचीत। 4 से अधिक आदमी अगर रहा तो राम रमोवल, कोई चीज बोला गया, अरे नोट्स नहीं आया, पढ़े लिख के क्या करेगा यार, तो ये अलग टाइप का बातचीत होता है। लेकिन अगर 2 आदमी रहे तो अरे पढ़े लिखेंगे नहीं तो कैसे होगा भाई। तो ये 2 व्यक्ति के बीच बातचीत एकदम प्राइवेट वाला होता है,
एकदम दिल खोल के रख देता है पूरा। लेकिन 4 व्यक्ति से अधिक रहा ना, फिर राम रमोवल बात हो जाता है, और 4 व्यक्ति रहा तो फॉर्मेलिटी यानी संजीदगी भर बात हो जाती है। और 3 व्यक्ति के बीच जो बातचीत होता है वो अंगूठी में नग के समान। ये देखिए आपको, ये अंगूठी इतना थी है, मेरा तो उंगली छोटा है, देखिए अंगूठी इतना है ना, और उसमें देखिए नग, ये तो पथले बहुत बड़ा है, नग जो होता है बहुत छोटा होता है, यानी बात इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा बात है, लेकिन उसको इतना छोटा में बता दिया। तो अंगूठी में नग के समान 3 व्यक्ति के बीच बातचीत होता है। 4 व्यक्ति के बातचीत फॉर्मेलिटी या संजीदगी के बराबर होता है। 4 से अधिक व्यक्ति के बातचीत राम रमोवल हो जाती है। जबकि 2 बूढ़े जब मिलते हैं, 2 बूढ़े, अब देखिए यहां ध्यान में रखिएगा, अब ये टॉपिक आपका बहुत काम करेगा। 2 बूढ़े जब मिलते हैं, 2 बूढ़े जब मिलते हैं तो वो जो है समाज या जमाने की शिकायत करते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए आप अगर देखेंगे गांव समाज में तो वो, या फिर कहीं भी, ऐसा नहीं गांव समाज में, शहर में भी होता है, 2 बूढ़े जब भी मिलेंगे ना तो बोलते हैं क्या हम एक हमारा जमाना था जब हम जो है चौखट पे बैठा करते थे, सारे बातें चीत क्या करते थे, कैसा अभी का देख लो, एक अभी के लड़के को देख लो, हम दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो ये जो है क्या है, एक जमाने की शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारा जमाना था, जैसे हम लोग अभी अब हम, एक तो हमारा जमाना था जब हम आराम से चौखट के पास बैठते थे, शाम के टाइम गप्पे लड़ाते थे, हर चीज़ के बारे में, साहित्यों के बारे में ना, मतलब बातचीत करते थे, किया करते थे। लेकिन अभी के लड़कियों को देख लो, अभी के लड़के को देख लो, अभी के ज़माने के आदमी को देख लो, वो जो है दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं, दिन भर जुआ शराब ये सब में पड़े रहते हैं। तो ज़माना ही बदल गया है, क्या करेंगे। तो ये जो है हमेशा ज़माने की शिकायत करते हैं जब 2 बूढ़े मिलते हैं, ठीक ना। अब जब 2 बुढ़िया मिलती है तो क्या करती है, तो 2 बुढ़िया जो है बेटे और बहू की शिकायत करती है हमेशा। देखिएगा आपको भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद 2 नौजवान जब मिलते हैं तो क्या होता है, 2 नौजवान जब मिलते हैं तो बड़े बड़े साहित्यकारों की बात करते हैं। साहित्यकार का मतलब क्या है, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक साहित्यकार ही तो है, साहित्य को ही तो पढ़ रहे हैं। तो बड़े बड़े साहित्यकार की बात करते हैं जब 2 नौजवान मिल जाए। नहीं बोलता है अरे तुम्हारा नोट्स बन गया, जरा नोट्स देना, तो उसमें जो है बड़ा अथी है, मतलब वो नोट्स बहुत इस बार जो है याद करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, और इसीलिए तो आपके लिए एकदम शॉर्ट सा एकदम लिख के लाए हैं। चलिए उसके बाद है बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन कौन है भाई, तो बेन जॉनसन एक व्यक्ति है, यानी एक साहित्यकार ही कह लीजिए। तो बेन जॉनसन का कहना है कि बातचीत का उत्तम तरीका जो होता है आत्मवार्तालाप, यानी अवाक होकर खुद से बातचीत करना, खुद से बातचीत करना, अवाक, बंद हो गए मुंह और दिल से एकदम बात कर रहे हैं अपने आप से कि भाई हमको करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारे चीज़ों को जो बात कर रहे हैं इसको हम लोग बातचीत का उत्तम तरीका कहते हैं, ठीक ना। और किसके अनुसार से, तो बेन जॉनसन के अनुसार से। बेन जॉनसन का बातचीत के संबंध में क्या कहना है कि उत्तम तरीका, बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप यानी अपने आत्मा से बातचीत करना, अवाक होकर बातचीत करना, ये बेन जॉनसन का मत है। उसके बाद है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या चीज होता है, देखिए दोस्तों, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, ये एक बातचीत का कला है। क्या है, कला। कला, कला क्या होता है, तो देखिए जैसे आपने कोई चीज का चित्र वगैरह बनाया होगा, वो भी चित्र बनाने का एक कला है। पेंटिंग वगैरह क्या होगा, वो भी एक कला है। उसी तरह से बातचीत का ये कला है ना। जैसे आपने संगीत सुना होगा, तो संगीत बहुत सारा हारमोनियम में भी बजता है, या फिर वो कैसियो वगैरह जो होता है उसमें भी संगीत बजता है। तो ये क्या है, एक कला है आपका। उसी तरह से ये भी क्या है, एक कला है, बातचीत का कला है। कला तो है लेकिन कैसी कला है, तो बातचीत का कला है, बातचीत का कला, बातचीत का कला है। और ये जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है, तो ये यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है, यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप के लोगों में। और ये जो है ना, इतनी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छेड़े जाते हैं। प्रसंग का मतलब क्या, इसमें इतनी चतुराई के साथ आवाज छेड़े जाते हैं, आवाज बोले जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो अगर सुन लेना तो कान बड़ा ही एकदम सुख हो जाता है, कान को अत्यंत प्रिय लगता है। तो कर्ण प्रिय इसमें प्रसंग छेड़े जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। कर्ण प्रिय प्रसंग किस में छेड़े जाते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में छेड़े जाते हैं। क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो बातचीत करने की एक कला विधि है जो कि यूरोप वासियों में अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यही था आपका टॉपिक एंड चैप्टर का जो है टोटल एक्सप्लेनेशन। अगर आप चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, और यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा हर साल, चाहे आप किसी भी एग्जाम में पढ़ें या ना पढ़ें, उसमें आपको इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी है हमारा। चलिए दोस्तों, तो आप जो है सबसे पहले एक होमवर्क रहा आपके लिए कि उपन्यास वगैरह, नाटक और प्रहसन और पत्रिका, इन सारे चीज़ों को आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते आप, और इसको याद करना ही पड़ेगा, हर चैप्टर में आपको याद करना पड़ेगा। चलिए ये आपका हो गया होगा चैप्टर कंप्लीट। तो आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये इसको जो है नोट्स जैसे हम लिखे हैं वैसे सेम टू सेम नोट्स आपको बनाने हैं। यानी अगर सेम टू सेम ऐसे ही नोट्स बनाएंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप एक पेज में सोचिए कि एक पेज में आपका नोट्स बन जाएगा, वो भी एक ही पार, 2 पार नहीं, एक ही पार में ये पूरा नोट्स बन जाएगा और इसी से आपका जो है 40-50 ऑब्जेक्टिव आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीट हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।